नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कवि कुटुंब के स्पेशल शो काव्य कलश में। आज मैं आप लोगों को बिंद के बहुत ही उम्दा गीतकार जिनकी परिचयी भूमिका मेरे कद से बहुत बड़ी है, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी से मिलवाने जा रहा हूं। जिनके गीतों को सुनकर आप लोगों को लगेगा कि यह गीत तो मेरे मन के गीत हैं, मेरे बगल के गीत हैं। जिनके गीतों में सामाजिक कुरीतियों पर लेखनी लिखी गई है, जिनके गीत समाज को दिशा निर्देश देते हैं। मैं दादा से विनम्र आग्रह करूंगा कि वह 1 मिनट में अपना परिचय के साथ हमारे श्रोताओं को काव्य की गंगा में इस काव्य कलश के कार्यक्रम में सराबोर करें। दादा। धन्यवाद अभिषेक जी। आपने काव्य कलश चैनल के माध्यम से मुझसे गीत सुनने और 1 मिनट में अपना परिचय के साथ गीत प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। तो आपसे बता दें कि मेरे जीवन में कविता का प्रवेश कब हुआ, और हर व्यक्ति के बहुत सारे परिचय होते हैं, लेकिन मेरा परिचय कवि के रूप में बहुत पूर्व समय में, लगभग आप यूँ कहें कि 85 से 90 के मध्यकाल में कविता तो थी मेरे अंदर, लेकिन वो प्रस्फुटित हुई शब्दों के माध्यम से तो मैं गांव में था, वहीं शिक्षक की नौकरी करता था और कल्पनाएं मन में उठती, लेकिन उन्हें शब्द के माध्यम से स्वरूप नहीं दे पाता। आपने पढ़ा होगा मेरी अभी सद्य प्रकाशित एक मेरा परिचय मेरी कविता है, जिसमें कविता मैं होने का जो उद्देश्य है, यद्यपि आचार्य मम्मट ने कविता के कई प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशस्वी अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते कांता सम्यक उपदेश। स्वाभाविक है कि काव्य लिखने के पहले हर व्यक्ति का हर कार्य का एक प्रयोजन होता है। मेरे अंदर की जो कल्पनाएं आती, जो देखता, समाज में जो घटित होता, जो अच्छा होता बुरा होता, उनको पीड़ाएं होती शब्दों के माध्यम से। लेकिन जो अभिप्सा थी और जो ये महत्वाकांक्षा बनी, तो आपने देखा होगा मेरी पुस्तक में मैंने पहले लिखा है मुख पृष्ठ पर कि भवन भूम नक्शे खसरे में नाम लिख गया बेटों का, लेकिन सदा सुहागन जैसी अमर नहीं करता। मन में आया कि मेरे बाद मेरी पहचान, मेरे नाम को कौन जीवित रखेगा। ये आई तो फिर मन में उत्साह होना कि चलो कविता है जिसके माध्यम से हम अपने को। तो गांव से शुरू हुआ। गांव में मैं पहली कविता लिखी कि उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। हाथ बीतों में क्या इंच भर जमीन में लड़ सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, किंतु करौंदे की झाड़ को नहीं छोड़ सकते। अन्यत्र क्या कहूँ, नहीं है सुरक्षित कोई अपने ही गाँव में। उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में। जब गाँव की पीड़ा घनीभूत हुई तो लगा कि जब अपने घर में हम सुरक्षित नहीं हैं, किससे क्या करेंगे। फिर उसके बाद मेरा लेखन चला। मैं लोक भाषा में भी कई गीत और मुक्तक लिखे, छंद लिखे, लोक भाषा वगैरह में। यद्यप लोक भाषा की अभी संग्रह हमारा प्रकाशित नहीं है। इसके अलावा एक कान पर पहनी जाने वाली जो बाली है, बाली का जो कथानक है और उसके जो पात्र हैं पूर्णतः काल्पनिक, और उस कल्पना में 2 पात्र हैं। कान की बाली को लेकर श्रृंगार और करुणा का हमने उसमें समावेश करके खंड काव्य लिखा, 2005 में प्रकाशित हुई। इसके बाद अभी जनवरी में मेरा परिचय मेरी कविता प्रकाशित हुई, आप सब जानते हैं। और उस पुस्तक के विमोचन में बहुत बड़े ख्याति लब्ध और गीत ऋषि डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र के हाथों, अपने साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दबे जी के उपस्थिति में उनके हाथों से संपन्न हुआ। गौरव का विषय रहा। वो प्रकाशित हुई। कुछ और गीत हैं, बहुत सारी गीतें हैं जो भी प्रकाशन नहीं हो पाई हैं। तो आप गीत के लिए आग्रह किया कि कुछ गीत हम प्रस्तुत करें। उनमें से क्या लोक भाषा में आप गीत सुनना चाहेंगे या खड़ी भाषा में, कहाँ से शुरू? मैं श्रोताओं को, कवि कुटुंब के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जैसे दादा ने अभी
बताया कि किताब के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है कि भवन भूमि नक्शे खसरे पर नाम लिख गया बेटों का, लेकिन सदा सुहागन जैसी अमर रहेगी मेरी कविता। पंडित जी के गीतों में थोड़ी कड़वाहट है। मैंने कहा कभी कि व्यथित व्यथा से गीत लिखे जब तो कैसे मीठा हो जाए, कि व्यथित व्यथा से गीत लिखे जब तो कैसे मीठा हो जाए, और सत्य पारखी और निर्देशक ओम प्रकाश जी की सुनाएं। दादा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेरा भी बहुत प्रिय गीत है, कि आपने जो बेटियों पर लिखा, उनके दिशा निर्देशन के लिए जो गीत लिखा, पहले कवि कुटुंब के श्रोताओं को पहले आप वही गीत सुनाएं दादा। चलिए, लोक भाषा में कई मुक्तक वगैरह लिखा है जो मैंने लिखा था बच्चियों पर, और मैं उसकी व्याख्या का क्या करूं। गीत ही है, वो कहा गया है कि कविम करोति काव्यानि अर्थ जानन्ति पंडिता। कविता का क्या भाव है और वो वर्तमान के लिए कितना सार्थक है। जरूरी नहीं कि कविता वर्तमान पर प्रासंगिक हो, आगे चल के भी वो उसका प्रसंग बन सकता है। कुछ अच्छी भी लगती हैं, कुछ बुरी भी नहीं लगती। मैं वो कुछ पंक्तियाँ देता हूँ बच्चियों के लिए। उनकी पहचान क्या है, पहनावे से लेकर के उनके संस्कार से लेकर के मैंने अपनी बात कही तो, कि जब से जमाना जींस के आबा है का कही। मैंने वस्त्र पर व्यंग किया, और इसलिए किया कि कहा गया है कि मास सेवन का विचारणीय वाशप प्रधान खल योग्यता है। वस्त्र व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है और प्रमाणित करता है। कि जब से जमाना जींस के आबा है का कही, जब से जमाना जींस के आबा है का कही, बिटिया बड़ी कहोई गई बिटिया नहीं रही। बिटिया बड़ी कहोई गई बिटिया नहीं रही। और देखिए हमारी धरोहर को मैंने कैसे लिखा। पुरिखा बड़े जतन से रोधिंत खेत का, पुरिखा बड़े जतन से रोधिंत खेत का, शवतर उमान होइगा ताके हसे का। ऐसन हवा चली है, ऐसन हवा चली है, टटियो नहीं रही। बिटिया बड़ी कही गई बिटिया नहीं रही। बिटिया बड़ी कही गई बिटिया नहीं रही। टटिया अर्थात जो वर्जनाएं थी, सीमाएं थी मर्यादाओं की, वो टूट रही है मेरा भाव है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूँ, इसे लोग समझें, जो हम सबके से ऊपर की बात है, जो प्रकृति के प्रभाव की बात है, उससे हम नकार नहीं सकते, उससे दूर नहीं जा सकते। वो होगा ही होगा यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ कि दूनों का दूर राखा पेट्रोल और आगी। दोनों का जब मिलन होगा तो ज्वलन भी अनिवार्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति प्रदत्त है कि दूनों का दूर राखा पेट्रोल और आगी। छूतई के बात माना चटई ते बरई लागी। छूतई के बात माना चटई ते बरई लागी। बस हाथ मलब बाची, बस हाथ मलब बाची, आंसू भर बही। बिटिया बड़ी कहुई गई बिटिया नहीं रही। जब से जमाना जींस के आवा है का कही। बिटिया बड़ी कहुई गई बिटिया नहीं रही। बात ये कहना चाहूँगा
कि जो चीज़ मूल्यवान है उसे हमें छिपा कर रखना चाहिए। रखता ही है आदमी। स्वर्ण का हार कोई सड़क पर नहीं फेंकता, उसे सुरक्षित से सुरक्षित रखता है, इसलिए कि उसे चोरी होने का भय है। इस पर मैंने संकेत किया है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी मूल्यवान चीज है, उसे कैसे रखें। कि मुंदई कजौन चाही मुंदन मनी को माना, बिल्कुल। मुंदई कजौन चाही मुंदन मनी को माना, खोले से रोज खतरा करवाई करी जमाना, मुंदई कजौन चाही मुंदन मनी को माना, खोले से रोज खतरा करवाई करी जमाना। तब बाप केर छाती, तब बाप केर छाती कस के या सही, बिटिया बड़ी कहोई गई बिटिया नहीं रही, बिटिया बड़ी कहोई गई बिटिया नहीं रही। कई पद हमने लिखे हैं और एक अंतिम पद मैं इसे सुना करके इस कविता का उपसंहार करना चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है। और उसका भाव ये है कि मैं स्वयं और मैं कविता के माध्यम से मैं बेटियों की समानता या उनके सम्मान के विपरीत बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे समाज में, हमारे यहाँ तो बेटियों के चरण पूजे जाते हैं, जिसे हम पूजते हैं वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो पर ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ भले है ठीक, पर कुछ बात है जरूर। सब कुछ अगली पंक्ति देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी जी। कि सब कुछ भले है ठीक, पर कुछ बात है जरूर, और तन का उघार कीन्हे का बाढ़ेगा सहूर। हम कम कपड़ा पहन के शरीर का प्रदर्शन करके हम माने विद्वान, श्रेष्ठ और संपन्न नहीं बन सकते, या हम योग्य नहीं बन सकते। मेरा ये कहना है जी जी। कि सब कुछ भले है ठीक, पर कुछ बात है जरूर, तन का उघार कीन्हे का बाढ़ेगा सहूर। तो बारू केर भीति, तब बारू केर भीति भहराई के ढही, बिटिया बिटिया नहीं रही। कि बारू केर भीति भहराई के ढही, बिटिया बड़ी कहोई गई बिटिया नहीं रही। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि ये कड़वे गीत हैं प्रियवर, इन्हें सब लोग नहीं कहते। कि ये कड़वे गीत हैं प्रियवर, इन्हें सब लोग नहीं कहते। इनसे पीढ़ी सुधरनी है, ये अखबारों में नहीं छपते। दादा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे आग्रह पर वह गीत सुनाया। मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा, एक गीत का जिसमें व्यंग्य की प्रधानता ज़्यादा है और आंशिक अंश दर्शन का है। कि घाट नदी का कितना गहरा, हम जाने या तुम जानो, जिसका प्रवाह ऐसा है कि जब सुनो तो मन झूमता है। दादा मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप कवि कुटुंब के श्रोताओं को वह गीत सुनाएं। ठीक कहा आपने अभिषेक जी। और ये गीत मैंने लिखा है कदमता काव्य संग्रह नाम से हमारी संग्रह का प्रकाशित, उसमें भी गीत दिए है। और जैसा आपने कहा कि प्रतीक मैंने लिया है नदी का, घाटों का, गहराई का, तो उसमें व्यवस्था पर भी व्यंग्य है। और जैसा आपने कहा कि घाट नदी का कितना गहरा, उसमें ये जो घट है, संसार है, ये माया है, इसकी गहराई का भी प्रतिबिंब दर्शन से जोड़ा जा सकता है। ये मैं देता हूँ कि तटबंधों में चहल पहल है,
नदियों को मालूम नहीं, तटबंधों में चहल पहल है। नदियों को मालूम नहीं, तटबंधों में चहल पहल है। नदियों को मालूम नहीं, डूब के पानी पीने का गुण हम जाने या तुम जानो। वाह वाह, घाट नदी का कितना गहरा हम जाने या तुम जानो। घाट नदी। अब यहाँ व्यवस्था पर व्यंग, दो लोगों के बीच में, भ्रष्टाचार करने वालों के बीच में ये संवाद है। और यदि इसे दर्शन से देखें तो जीव और परमात्मा के बीच का ये संवाद। जीव कहता है कि प्रभु या तो मैं जानता हूँ या तो हम जानते हैं, तो इसे यदि दर्शन में ले जाए तो। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है तो ये व्यवस्था पर व्यंग है। घाट नदी का कितना गहरा हम जाने या तुम जानो। घाट तमस का। और आगे अगला पद देखें कि तेज धूप धरती का तपना, उमस भरी है दोपहरी। तेज धूप धरती का तपना, उमस भरी है दोपहरी। डूब के पानी पीने का गुण हम जाने या तुम जानो। कि पानी में भी आग लगाना हम जाने या तुम जानो। घाट नदी का कितना गहरा हम जाने या तुम जानो। घाट तमस का। और मैं बड़ी बात करना चाह रहा हूँ इस व्यवस्था पर कि सेंध की सीमा रेखाओं को, सेंध की सीमा रेखाओं को थाने वाले नाप रहे। सेंध की सीमा रेखाओं को थाने वाले नाप रहे। पहरेदारों का गठबंधन, पहरेदारों का गठबंधन हम जाने या तुम जानो। पहरेदारों का गठबंधन हम जाने या तुम जानो। घाट नदी का कितना गहरा हम जाने या तुम जानो। और भी गठबंधन है। और ये गठबंधन मजबूत क्यों है? इसमें लोग इतने निश्चिंत और निर्द्वंद क्यों है? देखिए, सुनके जांच होती है फिर भी हम पर कोई भय नहीं है। इस पर मैंने एक बात कही कि जांच हेतु आयोग बना है, जांच हेतु आयोग बना है। चिंता की कोई बात नहीं,
जांच ही आयोग बना है, चिंता की कोई बात नहीं। मंत्री जी के मन का मौसम हम जाने या तुम जानो। मंत्री जी के मन के मौसम, मंत्री जी के मन मन का मौसम हम जाने या तुम जानो। मंत्री जी के मन की पीड़ा हम जाने या तुम जानो। घाट नदी का कितना गहरा हम जाने या तुम जानो। घाट तमस का। मैं कवि कुटुंब के श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि पंडित जी की लेखनी ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी के लिए ही चलती है या उनके ही दर्द को या उन्हें ही निर्देशित करती है। पंडित जी का एक अभी समसामयिक गीत जो उन्होंने अपने हम उम्र या कहे तो सबके लिए या उनके हम उम्र या उनसे बड़े लोगों के लिए ज़्यादा उनके ऊपर वो परिलक्षित होता है। एक गीत कि मैं मर गया तो तुम क्या करोगे, जिसको सुनकर अगर आप पूरे मन से पूरे भावों से सुनते हैं तो आपका मन द्रवित हो जाएगा। मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि कवि कुटुंब के श्रोताओं को आज अंतिम अपने इस गीत के रूप में वह गीत सुनाएं। दादा अब मैंने लिखा है ये, और ये हर पीढ़ी का जो अपनी ऊपर वाली पीढ़ी है नीचे पीढ़ी से एक प्रश्न है उसमें, और उस प्रश्न का उत्तर बड़े आत्म भाव से वो कह रहा है, ये बात पूछ रहा है, ये बात ये मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे, आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे, आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे। फिर वो कहता है कि टिमटिमाते दीप कहते पाँखों पर, टिमटिमाते दीप कहते पाँखों पर, झुक नहीं पाती है पलकें आँखों पर। टिमटिमाते दीप कहते पाँखों पर, झुक नहीं पाती है पलकें आँखों पर। पक गए हैं श्वास के सहिजन सभी, पक गए हैं श्वास के सहिजन सभी, गांठ हल्दी की सगुन सा कब बनोगे, गांठ हल्दी की सगुन सा कब बनोगे। मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे। और कहता है वो कि उम्र के मधुबन की गति अब रुक गई है, उम्र के मधुबन की गति अब रुक गई है। राह गढ़ते रीढ़ भी अब झुक गई है, उम्र के मधुबन की गति अब रुक गई है। राह गढ़ते रीढ़ भी अब झुक गई है।
आ गया है मार्च अब खाता बही का, वाह आ गया है मार्च अब खाता बही का। ब्याज अपने कर्ज का तुम कब कब भरोगे, वाह वाह भरोगे, वाह ब्याज अपने कर्ज का तुम कब कब भरोगे। भरोगे। आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे, आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। और श्राद्ध को छोड़ो कहो श्रद्धा कहाँ है, वाह, श्राद्ध को छोड़ो कहो श्रद्धा कहाँ है। श्राद्ध को छोड़ो कहो श्रद्धा कहाँ है। कोख में ढोती रही वृद्धा कहाँ है, वाह वाह। कोख में ढोती रही वृद्धा कहाँ है, कोख में ढोती रही वृद्धा कहाँ है। पालकी में प्यास की परछन करो मत, पालकी में प्यास की परछन करो मत। दूध का खाली कटोरा कब भरोगे, दूध का खाली कटोरा कब भरोगे। मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे, मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे। और वो पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ। इस पंक्ति में वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर मेरे जाने का दुख क्या है, मेरे जाने का अभाव क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ जाने के पहले। तो वो कहता है कि मानता हूँ वस्त्र मलमल का कफन में, मानता हूँ वस्त्र मलमल का कफन में। काष्ठ चंदन का रखोगे तुम दहन में, काष्ठ चंदन का रखोगे तुम दहन में। अर्थ से जब व्यर्थ हो अर्थी उठेगी, अर्थ से जब व्यर्थ हो अर्थी उठेगी। तो तब बताओ तुम रुदन कितना करोगे, तब बताओ तुम रुदन कितना करोगे। आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे, आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। कि कर लिए 10 गात्र सारे खटकरम, कर लिए 10 गात्र सारे कर लिए 10 गात्र सारे खटकरम। वर्ष भर बीते हुए सारे धर्म, किंतु शुद्धियों में बसी इस नेह को, किंतु शुद्धियों में बसी उस नेह को। पिंड तुलसी पर निमंत्रण कब करोगे, पिंड तुलसी पर निमंत्रण कब करोगे। मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे, आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। तो दो पद और देखें कि जल गया सब शेष केवल राख है, जल गया सब शेष केवल
राख है। अब तुम्हारे हाथ मेरी शाख है। बस हमारी आत्मा के आचमन हित, बस हमारी आत्मा के आचमन हित। हाथ में संकल्प कुछ तुम कब धरोगे, हाथ में संकल्प कुछ तुम कब धरोगे। आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। मैं तो जा रहा हूँ और इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ जरूरी है जाना। कि जा रहा हूँ मैं जहाँ जाना जरूरी, सबको अनिवार्य है। कि जा रहा हूँ मैं जहाँ जाना जरूरी। रह गई है गीत जो मेरी अधूरी, या रह गई है साध जो मेरी अधूरी। जा रहा हूँ मैं जहाँ जाना जरूरी। रह गई है गीत जो मेरी अधूरी। अब वसीयत तो तुम्हारे नाम है। अब वसीयत तो तुम्हारे नाम है। तुम बताओ गीत पूरी कब करोगे। तुम बताओ साध पूरी कब करोगे। आ रहा हूँ पास तुम कब तक कहोगे। मान लो मैं मर गया तो क्या करोगे। साध पूरी कब करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जब यह गीत ऐसा है कि इस पे आदमी खो जाए, गीत पर आप विभोर हो जाए, भाव विभोर हो जाए, और मैं अपनी पीढ़ी हम उम्र से आपका यह संदेश कहना चाहूँगा कि आपकी ये वसीयत पूरी हो, आपके गीत पूरे हों, आपकी साध पूरी हो, आप जो कहना चाह रहे हैं आपकी सोच पूरी हो, और हम लोग कहीं ना कहीं आपके दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया, और हमारे कवि कुटुंब के श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके ही प्रोत्साहन से यह कार्यक्रम और उन्हीं के संबल से मैंने ये कार्यक्रम चालू किया है। आप लोग निरंतर देखते रहें। मैं ऐसे ही आप लोगों को गीतकारों से निरंतर मिलवाता रहूंगा, और दादा मैं बहुत बहुत आपसे आशीर्वाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामना। आपके जो सार्थक साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि, आपकी मेहनत, आपका प्रयास जो है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।